हैक्सॉ रिज ये कहानी है डेसमंड डॉस की, उसके देशभक्ति, साहस और ईश्वर के प्रति दृढ़ निष्ठा की। फिल्म की शुरुआत होती है ब्लू रूज वर्जीनिया के एक छोटे से गांव से, जहां डेसमंड डॉस और उसका भाई दिन भर शरारतें करते रहते हैं। डेसमंड के पिता थॉमस डॉस एक रिटायर्ड सैनिक है और अक्सर शराब पीते हैं। वह जंग में मारे गए अपने दोस्तों को हमेशा याद करते रहते हैं। एक दिन जब डेसमंड के पिता घर आते हैं, तब दोनों भाई मारपीट करते होते हैं। उनकी माँ उनसे रुकने कहती है, पर वो नहीं सुनते और तभी अचानक डेसमंड एक ईंट उठाकर अपने भाई के सिर पर मार देता है। उसके भाई के सिर पर चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी माँ उसे मरहम पट्टी कर देती है। वो होश में आ जाता है, लेकिन यहाँ डेसमंड इस बात से बहुत डर जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। यह बात उसके दिल में घर कर जाती है कि आज उसकी वजह से एक जान जा सकती। अब डेसमंड के पिता उसकी पिटाई करने आते हैं, तब उनकी माँ उन्हें रोक लेती है। वो कहती है डेसमंड छोटा है, उसे समझाना चाहिए। माँ उसे समझाती है कि किसी की जान लेना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। डेसमंड अपने माँ बाप के रोज के झगड़े से परेशान रहता है। वो एक बार अपनी माँ से पूछता है कि पिता उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। माँ कहती है कि वो हमसे नफरत नहीं करते, बस कभी कभी गुस्से ही करते हैं। वो जंग से पहले ऐसे नहीं थे। अब 15 साल बीत चुके हैं। डेसमंड डॉस अब बड़ा हो गया है। एक दिन वो चर्च में सफाई का काम कर रहा होता है, तभी चर्च के बाहर से आवाज आती है। एक आदमी कार की मरम्मत करते वक्त कार के नीचे दब जाता है। उसकी एक टांग गंभीर रूप से घायल हो जाती है। डेसमंड दौड़कर बाहर जाता है। वहाँ सब लोग मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। डेसमंड तुरंत अपनी बेल्ट निकालकर उसकी जख्म की ऊपर की ओर बांध देता है और उस आदमी को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उस आदमी को देखते हैं और डेसमंड ने उसके पैर पर बेल्ट बांधकर उसकी जान बचाई है ऐसा कहते। डेसमंड इस बात से प्रभावित हो जाता है। वो अस्पताल के मरीजों और सेवा कर रहे लोगों को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उससे बात करने चाहता है। वो एक नर्स होती है। डेसमंड कहता है कि उसे भी रक्तदान करना है। बातों बातों में डेसमंड कहता है कि वो भी कभी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन कुछ वजह से अपना स्कूल पूरा नहीं कर पाए। उस लड़की का नाम डॉर्थी होता है। डेसमंड उसे पसंद करने लगता है। अगले दिन डेसमंड फिर से अस्पताल पहुंच जाता है और डॉर्थी से कहता है कि उसे फिर से रक्तदान करना है। डॉर्थी कहती है आप फिर से रक्तदान नहीं कर सकते। डेसमंड कहता है तो फिर मेरा खून वापस कर दो। जब से आपने मेरा खून लिया है तब से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। क्या आप मेरा खून वापस करोगे? डॉर्थी हंस पड़ती है। यहाँ डेसमंड के घर एक दिन रात को खाना खाने के वक्त उसका बड़ा भाई सेना की यूनिफॉर्म में आ जाता है। उनके माँ बाप को यह बात अच्छी नहीं लगती। उसके पिता कहते हैं कि इस वर्दी के पीछे बहुत दर्द छुपे हुए हैं, तुम यहाँ से निकल। अब डेसमंड और डॉर्थी में मिलजुल बढ़ जाती है। वो साथ साथ फिल्म देखने और घूमने फिरने लगते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन डेसमंड डॉर्थी से कहता है कि उसे भी जाना होगा। बाकी लोग देश के लिए लड़ रहे हैं और वो यहाँ नहीं रह सकता। मैं एक मेडिक बनना चाहता हूँ। मैं जान बचाऊंगा, लूंगा नहीं। डॉर्थी थोड़ी नाराज हो जाती है। डेसमंड उससे पूछता है क्या तुम उससे शादी करोगी? डॉर्थी हाँ कहती है। डेसमंड अपने पिता से कहता है कि वो भी सेना में भर्ती हो रहा है। वो एक मेडिक बनकर अपने देश की सेवा करना चाहता है। उसके पिता कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। तुम्हारी सोच और विश्वास अलग है। तुम्हारी जान बचाने की और जान ना लेने की सोच वहाँ नहीं चलेगी। यह बहुत मुश्किल होगा। डेसमंड कहता है कि वो यहाँ रुककर खुद से नहीं लड़ सकता और ना किसी की जान बचा सकता है। मुझे जाना ही होगा। अब डेसमंड ट्रेनिंग के लिए जाने निकलता है। डॉर्थी उसे मिलने आती है। वो उसे अपनी छोटी सी बाइबल देती है और उसे कहती है कि इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। इसे तुम जहाँ रोकोगे मैं हमेशा वही रहूंगी। उसमें उसकी एक तस्वीर भी होती है। डेसमंड को जैक्सन ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है, जहाँ एक सिपाही बनने के लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। उसे पूरा करने के बाद वो एक सिपाही बनकर अपने यूनिट के साथ जंग पर भेज दिया जाएगा। डेसमंड वहाँ अपने यूनिट के साथियों से मिलता है। यहाँ यूनिट के अधिकारी होते हैं सार्जेंट हॉल। वो बहुत ही सख्त होते। अपनी पहली मुलाकात में सभी को सख्त और अनुशासित रहने की सलाह देते हैं। एक दिन सार्जेंट हॉल सभी को रस्सी की सही गांठ बांधना सिखाते हैं, जो युद्ध के दौरान उन्हें काम आ सकती है। वो एक एक करके सभी की रस्सी की गांठ देखते हैं। जब वो डेसमंड के पास आते हैं और उसने जो गांठ बनाई है वो देखकर कहते हैं कि तुमने ये क्या बेहुदा चीज बनाई है। दोस्तों आप इस गांठ को याद रखें, आगे जंग के दौरान इसका बहुत महत्व है। आगे डेसमंड अपनी ट्रेनिंग में अच्छा साबित होता है। वो जंपिंग, क्लाइंबिंग, क्रॉलिंग और टैकलिंग में सबसे आगे रहता है। लेकिन इस बात से स्मिटी को बुरा लगता है कि डेसमंड उससे बेहतर है। वो डेसमंड को नापसंद करने लगता है। अगले दृश्य में सभी जवानों को बंदूक की ट्रेनिंग दिए जानी होती। सार्जेंट हॉल कहते हैं कि बंदूक एक फौजी की जिंदगी का सबसे पहला प्यार और सम्मान होता है। तो आप सभी एक एक करके बंदूकें उठा लो और अभी हम इसका प्रयास करेंगे।
लेकिन वो देखते हैं कि एक बंदूक अभी तक स्टैंड में ही है। वो देखते हैं कि डेस्मंड ने बंदूक नहीं ली है। सार्जेंट हॉल डेस्मंड से पूछते हैं, क्या दिक्कत है, क्या तुम्हें इसका रंग पसंद नहीं? डेस्मंड कहता है कि मैं बंदूक नहीं उठाऊं, मैंने यही चुना है। सार्जेंट हॉल कुछ समझ नहीं पाते। वो उसे अपनी सीनियर कैप्टन ग्लोवर के पास ले जाते हैं। डेस्मंड उनसे कहता है कि वो एक कॉन्शियस कोऑपरेटर है। दोस्तों, कॉन्शियस कोऑपरेटर एक कर्तव्यनिष्ठ आपत्तिकर्ता होता है जो अपने विचार, विवेक या धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर सैन्य सेवा करने से इनकार करने का अधिकार का दावा करता है। कैप्टन ग्लोवर कहते हैं, फिर तुम फौज में क्यों आए? डेस्मंड कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वर्दी पहनने से, ड्यूटी करने से या अपने झंडे को सैल्यूट करने से, बस मैं बंदूक नहीं उठाऊं और किसी की जान नहीं लूं। कैप्टन ग्लोवर कहते हैं कि आपकी और कोई मांग है? सार्जेंट हॉल कहते हैं, यह शनिचर को भी काम नहीं करेगा, यह इसके विश्राम और प्रार्थना करने का दिवस है। अब कैप्टन ग्लोवर हंस पड़ते हैं। वो डेस्मंड को सेक्शन 8 साइकेट्रिक डिस्चार्ज देते हैं। सार्जेंट हॉल को भी यह बात पसंद नहीं आती। वो अपने सहयोगी से कहते हैं कि डेस्मंड से कोई उम्मीद ना करे कि जंग में वो आपकी कोई मदद कर सके, क्योंकि वो एक कॉन्शियस ऑब्जेक्टर है। रात को स्मिटी डेस्मंड से उसकी बाइबल छीन लेता है, उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते, क्या तुम हमसे बेहतर हो? तुम बस धार्मिक होने का ढोंग कर रहे हो, लेकिन सच में तुम एक डरपोक इंसान हो। अब साइकेट्रिक डॉक्टर डेस्मंड से बात करते हैं और उसकी दिमागी हालत जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हें आवाजें आती है? क्या ईश्वर तुमसे बात करते हैं? डेस्मंड कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ और वो मुझे सुनते हैं, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं। डॉक्टर पूछते हैं, क्या ईश्वर ने तुम्हें बंदूक उठाने से मना किया है? डेस्मंड कहता है, ईश्वर किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता। गॉड सेज नॉट टू किल। ईश्वर ने हमें प्यार करना और अपना कर्तव्य निभाना सिखाया है और इसी कर्तव्य को लेकर मैं फौज में आया हूँ, लेकिन मैं जंग में कोई भी आम साथ नहीं रखूंगा। एक मेडिक बनकर साथियों की जान बचाऊंगा। साइकेट्रिक डॉक्टर कैप्टन ग्लोवर से कहते हैं कि डेस्मंड की धार्मिक सोच बहुत ही अनोखी है, पर हम उसको सेक्शन 8 के अनुसार निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो कानूनी कॉन्शियस ऑब्जेक्टर है। वो एक कॉम्बैट मेडिक बनकर अपना कर्तव्य निभा सकता है, अगर वो अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करता है तो। कैप्टन ग्लोवर उलझन में पड़ जाते हैं। अब कैप्टन ग्लोवर सार्जेंट हॉल से कहते हैं कि डेस्मंड को सख्ती से लिया जाए, उसे सारे बड़े छोटे काम करवा लिए जाए, जिससे हैरान होकर वो खुद से ट्रेनिंग छोड़कर चला जाए। लेकिन डेस्मंड वो सारे काम निष्ठा और ईमानदारी से करता है। एक रात कुछ सहयोगी मिलकर डेस्मंड पर हमला करते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं। सवेरे जब सार्जेंट हॉल को यह बात पता चलती है, उन्हें बुरा लगता है। वो डेस्मंड से कहते हैं, अब ये सब बंद करो, कोई बात नहीं, तुम ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, अगर तुम अभी छोड़कर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। डेस्मंड मना करता है। सार्जेंट पूछते हैं, तुम्हें किसने मारा? डेस्मंड उसका भी जवाब नहीं देता। अगले कुछ दिनों में जवानों को थोड़ी दिन की छुट्टियां मिलने वाली होती है। जिस दिन डेस्मंड को जाने की अनुमति मिलने वाली होती है, तभी वहां पर अचानक कंपनी कमांडर आ जाते हैं। वो डेस्मंड से कहते हैं कि उसने राइफल रेंज ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, इसलिए उसे अनुमति नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर वो अभी मुझे दिखा दे कि बंदूक कैसे पकड़ी जाती है, तो शायद मैं तुम्हें अनुमति दे दूं। डेस्मंड इस बात से इनकार करता है। कैप्टन ग्लोवर भी उसे अब ये जिद छोड़ने कहते हैं। कंपनी कमांडर कहते हैं कि यह मेरा ऑर्डर है और अगर तुमने मना किया तो ये जंग खत्म होने तक तुम जेल में सड़ोगे और तुम पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलेगा। डेस्मंड कहता है, मैं बंदूक को हाथ नहीं लगाऊंगा। दोस्तों, उसी दिन डेस्मंड और डॉर्ती की शादी तय होती है। यहाँ डॉर्ती और उसका परिवार चर्च में उसकी राह देखते रहते हैं और डेस्मंड को अपने कमांडर की ऑर्डर ना मानने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। उस पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाया जाता है। जब यह बात डॉर्ती को पता चलती है, वो डेस्मंड से मिलने जेल आती है। वो डेस्मंड से कहती है, तुम क्यों अपने स्वाभिमान और घमंड में उलझ रहे हो? बात सिर्फ बंदूक को एक बार उठाकर चलाने की है, तुम क्यों जिद कर रहे हो? डेस्मंड कहता है कि यह मेरी आस्था और विश्वास है, अगर मैं इसके प्रति वफादार नहीं रह सका तो मैं तुमसे भी वफादार नहीं रह पाऊंगा। डॉर्ती को उस पर नाज होता है। वो कहती है, तुम सबसे अलग हो और इसलिए मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। अब डॉर्ती यहाँ के सारे हालात डेस्मंड के माँ बाप को फोन पर बता देती है। वो कहती है, यह लोग उसे अपराधी करार कर देंगे या फिर डरपोक समझकर उसे छोड़ भी देंगे, लेकिन दोनों शर्तों में डेस्मंड अंदर से टूट जाएगा। कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। डेस्मंड अपने वकील से कहता है कि वो अपराधी ना होने की और कोर्ट मार्शल की अपील पर विरोध करने की दलील दे। जज कहते हैं कि आप इस बात पर तय है, क्योंकि इसके बाद वो किसी भी दया अर्जी की सुनवाई नहीं लेंगे। डेस्मंड के वकील हाँ कहते हैं। सरकारी वकील अपनी दलील में कहते हैं कि डेस्मंड अपनी धार्मिक आस्था के कारण अपने कमांडिंग ऑफिसर की ऑर्डर नहीं मानता। यहाँ जंग में हमारे सैनिक एक इशारे में अपनी जान दांव पर लगा देते और यहाँ डेस्मंड अपने आला अधिकारी की ऑर्डर
मानने से मना करता है। डेसमंड इस बात से इनकार करता है। वो कहता है, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था तो हमला हमारे घर और दिल पर था। मैं और मेरे गांव के सारे युवा दिलों में आग लिए देश के लिए लड़ना चाहते थे। मैं भी अपना कर्तव्य निभाना चाहता। जब जंग में मेरे साथी दुश्मनों की जान लेते होंगे, उसी माहौल में मैं अपनी साथियों की जान बचाना चाहता, एक मेडिक बनकर। यहाँ दूसरी ओर डेसमंड के पिता थॉमस डॉस अपनी वर्दी पहनकर मिलिट्री चीफ ऑफिस में जाते हैं और वहाँ अपने पुराने ऑफिसर जो अभी ब्रिगेडियर बन चुके हैं उनसे मिलते हैं और उनसे अनुमति प्राप्त खत लेकर आते हैं और जहाँ डेसमंड डॉस की सुनवाई होती है वहाँ पहुंच जाते हैं, पर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। वो जबरदस्ती अंदर जाते हैं। जज उनकी महान वर्दी देखकर उन्हें अंदर आने की इजाजत देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी महान पोशाक का सम्मान करता हूँ, लेकिन यहाँ कानूनी कार्रवाई में आपको दखल देने की इजाजत नहीं दे सकता। तभी थॉमस डॉस कहते हैं कि मैंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, अपनी जान, अपने प्यारे दोस्त, क्या उसके देश का कानून उसे भूल गया? मैं बस आपको यह खत देना चाहता हूँ जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जज वो खत स्वीकारते हैं और उन्हें वापस जाने कहते हैं। उस खत के अनुसार मौजूदा सरकार कॉन्शियस ऑब्जेक्टर के अधिकार का मान रखती है और डेसमंड डॉस को बंदूक न उठाने की अनुमति देती है। यह खत ब्रिगेडियर जनरल वॉशिंगटन डीसी से होता है। अब कंपनी कमांडर भी अपने मुकदमे को पीछे लेने की दलील करता है। इस तरह डेसमंड डॉस को अपराधी ना मानते हुए एक कॉम्बैट मेडिक की ट्रेनिंग की शुरुआत करने की इजाजत दी जाती है। कुछ महीनों बाद डेसमंड एक मेडिक बन जाता है। वो अपने यूनिट कैप्टन ग्लोर और सर्जन हॉल के साथ जंग की जगह पहुंच जाता। उन पर जिम्मेदारी दी जाती है हैक्सॉ रिज काबिज करने की। दोस्तों, जापान से नजदीक ओकिनावा आइलैंड, जिसको काबिल करना मतलब जापान की गर्दन हाथ में लेना था, यह अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस आइलैंड पर जो जटिल चोटी थी वो थी हैक्सॉ रिज। हैक्सॉ रिज पर काफी अमेरिकन टुकड़ियों ने चढ़ाई की थी, लेकिन हर बार उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया था। जापानी सैनिक खूंखार जानवर और बेदर्द होते हैं, ऐसा पिछली सैनिकों का अनुभव था। कैप्टन ग्लोर अपने साथियों से कहते हैं कि अगर हमने हैक्सॉ रिज जीत लिया तो हमने जापान जीत लिया, इसलिए हमें पूरी ताकत से लड़ना है। वहाँ समंदर से अमेरिकी जहाज चोटी पर बमबारी करते हैं। वहाँ पर मौजूद जापानीज बौखला जाए। कैप्टन ग्लोर अपनी यूनिट के साथ चोटी पर चढ़ाई करते हैं। वहाँ पहुंचकर अपनी पोजीशन लेते हैं और सावधानी से आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ से लाशों के ढेर और घना कोहरा होता है। थोड़े आगे जाते ही सामने से गोलीबारी शुरू होती। कुछ समझने से पहले ही कुछ अमेरिकन सैनिक मारे जाते हैं। जापानीज छुपकर गोलीबारी करते रहते हैं। तभी स्वीटी साहस से आगे बढ़ता है और दुश्मनों को अपनी गोली का निशाना बनाता। यहाँ डेसमंड घायल की ओर दौड़ता है, उन्हें मरहम पट्टी कर उन्हें उठा ले जाता है और चोटी के कोने में खड़े अपने सैनिकों को देता है। वो घायलों को नीचे अपने बेस पर बनाए अस्पताल में ले जाते हैं। एक दृश्य में एक जापानीज सैनिक स्मिटी को पीछे से हमला करता है। तभी डेसमंड उस पर कूद पड़ता है। स्मिटी उस दुश्मन को गोली मार देता है। यहाँ सार्जेंट हॉल सैनिकों को आगे बढ़ने कहता है। उन्हें पता चलता है कि एक बंकर की ओर से बहुत गोलीबारी हो रही है। एक सैनिक बम लेकर उस बंकर पर फेंकने जाता है। बाकी साथी उसे कवर देते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही एक बम धमाके में वो घायल हो जाता है। स्मिटी अब साहस से आगे बढ़ता है और वो गिरा हुआ बम बंकर में फेंक देता है। बंकर दबा हो जाता है। जापानीज सैनिक घायल होकर गड़बड़ा जाते हैं। तभी सार्जेंट हॉल और बाकी सैनिक उस पर हमला कर देती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। अब जापानीज डर कर पीछे भागने लगते हैं। वो कोहरों में कहीं गायब हो जाते हैं। डेसमंड दौड़कर उस घायल सैनिक की ओर जाता है जो बम फेंकते हुए घायल हो गया। उसे हौसला देता है और नीचे उठा ले जाता है। कैप्टन ग्लोर सैनिकों के हौसले की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, हम रात को यही आराम करेंगे और सवेरे फिर से आगे बढ़ेंगे। सार्जेंट हॉल सैनिकों को रात भर आंख और कान खुले रखकर सोने कहते हैं। उन्हें पता होता है जापानी से ही कहीं नीचे सुरंगों में छुपे हुए हैं। रात को सैनिक आपस में बातें करते हैं कि कैसे शुरुआत में ही उन्होंने अपने काफी साथी खो दिए। तभी एक सैनिक कहता है, जब दुनिया में शांति होती है और किसी के पिता की मृत्यु होती है तो उसका बेटा उसे अग्नि देता है, और जब जंग होती है तब एक पिता अपने बेटे को अग्नि देता है। यहाँ स्मिटी और डेसमंड एक जगह साथ में होते हैं। डेसमंड बाइबल में रखी डॉर्ती की फोटो देखकर उसे याद करता है। स्मिटी कहता है वो खुशनसीब है कि उसे ऐसी लड़की मिली है। वो कहता है जब वो 5 साल का था तभी उसकी माँ उसे अनाथ आश्रम छोड़ गई थी। वो दुनिया की नफरत और लोगों को जल्दी समझना सीख गई, पर मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सच में एक बहादुर और साहसी इंसान हो। डेसमंड एक किस्सा सुनाता है। वो कहता है, मेरे पिता बहुत शराब पीते थे और बचपन में मुझे और मेरे भाई को बहुत पीटा करते थे। एक दिन झगड़े में उन्होंने माँ को बहुत पीटा और अपनी रिवॉल्वर उन पर तान दी। तभी मैं वहां दौड़ कर गया और उनकी बंदूक छीनकर उनके सर पर तान दी। माँ जोर से चिल्लाई, डेसमंड नहीं। पिता शराब के नशे में थे। उन्होंने कहा, गोली चला दो। मैं गोली चलाने ही वाला था, पर
स्मिटी कहता है पर तुमने गोली तो नहीं चलाई। डेसमंड कहता है मैंने दिल ही दिल में चला दी थी। अगले दिन का सूरज उगने पर जापानी सैनिक फिर से हमला बोल देते। सुरंगों में छुपे सैकड़ों जापानी सैनिक बाहर आकर तूफानी गोलीबारी और बमबारी करते हैं। इतनी बड़ी सेना के सामने कैप्टन लोर की टीम कम पड़ती है। काफी सैनिक मारे जाते हैं। कैप्टन लोर अपने बेस में संपर्क करते हैं और समंदर से आर्टिलरी अटैक की मांग करते हैं। सार्जेंट हॉल पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं। सारे सैनिक पीछे भागने लगते हैं। डेसमंड घायलों की मदद में जुट जाता है। तभी सार्जेंट हॉल और एक साथी को गोली लग जाती है। वो दोनों घायल होकर वही गिर जाते हैं। जापानी स्नीपर स्मिटी को निशाना बनाते हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। डेसमंड दौड़कर उसके पास जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। डेसमंड उसे मॉर्फिन का डोज देता है। उसका बचना मुश्किल होता है। फिर भी डेसमंड उसे कंधे पर उठाकर चोटी की अंत तक ले जाता है। वो साथियों से कहता है इसे जल्दी नीचे लेकर जाओ। वो कहते हैं कि अब यह नहीं रहा। स्मिटी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। यहाँ अमेरिकी युद्धनौका हेक्सो पर आर्टिलरी अटैक करती है। इस भारी बमबारी से जापानीज और अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। हेक्सो बेचिराग हो जाता है। कैप्टन लोर सबको चोटी से जल्द नीचे उतरने कहते हैं और खुद भी आखिर में नीचे उतर जाते हैं। लेकिन डेसमंड डॉस वही बैठा हो। डेसमंड ईश्वर से कहते हैं कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो क्या करे, कहाँ जाए, नीचे उतरकर खुद की जान बचाए या दूसरी तरफ अपने घायल साथियों की जान बचाए। वो ईश्वर से पूछता है मैं क्या करूँ। तभी दूसरी तरफ से मदद की आवाज मेड पुकार सुनाई देती है। वो उसे ईश्वर की आवाज समझता और उसी जंग के माहौल में फिर से चला जाता। यहाँ नीचे कैप्टन लोर देखते हैं कि उनके आधे से कम साथी नीचे उतर आए हैं। वो उन सबको बेस कैंप जाने की ऑर्डर देता है और 2 सैनिकों को नीचे पहरा देने के लिए रुकने कहता है। डेसमंड अब नए जोश और साहस से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी एक सैनिक उसे पुकारता है। वो बहुत घायल होता है। उसे हौसला देता है और खींचकर चोटी तक जाने लगता है। रास्ते में एक और घायल साथी पुकारता है। डेसमंड उसे हौसला देता है कि वो वापस आएगा। अब वो चोटी के अंत तक पहुंच जाता है। अब उसके सामने चुनौती होती है कि वो घायलों को नीचे कैसे भेजे। वो वहां पर अकेला और निहत्था होता है। तभी उसे एक लंबी रस्सी मिलती है। वो उससे एक सही गांठ बांधता है जिससे घायलों को बांधकर नीचे भेज सके। दोस्तों यह वही गांठ है जिसका सार्जेंट हॉल ने मजाक उड़ाया। वो घायल को रस्सी से कसकर बांध देता है। उस रस्सी को एक पेड़ से फांस कर घायल को धीरे धीरे नीचे छोड़ता है। नीचे खड़े 2 सैनिक चौंक जाते हैं। उन्हें शुरुआत में लगता है कि शायद ये दुश्मन है, पर जब वो उससे गौर से देखते हैं तो उनका साथी होता है। वो उसे उठाकर जीप पर लाद देते हैं। तभी ऊपर से और एक घायल नीचे आता है। डेसमंड का घायलों को नीचे भेजने का सिलसिला चालू रहता है। यहाँ कैप्टन ग्लोर बेस पहुंचकर आर्टिलरी अटैक रोकने कहते हैं। वो कहते हैं उनके 100 से ज्यादा सैनिक ऊपर फंसे हुए हैं। यहाँ जापानी सैनिक घायल दुश्मनों को ढूंढकर मारते रहते हैं। डेसमंड फिर भी चुप चुप कर अपने साथियों को ढूंढते रहता है। एक दृश्य में डेसमंड घायल साथी को बचाने जाता है जो जमीन में आधा धंस गया होता है पर जिंदा होता है। तभी उसे जापानीज आने की आहट होती है। वो तुरंत उसे और मिट्टी से ढक देता है और पास में पड़ी एक लाश अपने ऊपर ले लेता है। जापानीज वहां देखते हैं और आगे चले जाते हैं। डेसमंड इस बार बच जाता है। वो उस घायल को उठाकर नीचे पहुंचा देता है। अब तक डेसमंड ने काफी साथियों को नीचे छोड़ा होता है और नीचे खड़े सैनिक उन घायलों को बेस में पहुंचाते हैं जहां उन पर जल्द से जल्द इलाज होता है। कैप्टन ग्लोर अपने आला अधिकारी से और सैनिक की मांग करते हैं क्योंकि उनके यूनिट के काफी साथी ऊपर घायल हो सकते हैं। अधिकारी कहते हैं हमने वहां अब तक 3 टुकड़ियां भेजी थी और वो सारे घायल है और उन्हें पता भी नहीं कि ऊपर उनके यूनिट के साथी जिंदा है या नहीं। कैप्टन ग्लोर कल तक एक नए टुकड़ी की मांग करते हैं। यहाँ ऊपर डेसमंड एक घायल साथी को दूर से देखता है और उसे बचाने आगे बढ़ता है और तभी जापानी सैनिक उसे देख लेते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं। डेसमंड बिना बंदूक के उनसे कैसे सामना करे। वो जान बचाकर भागने लगता है और एक सुरंग में कूद जाता है। जापानीज उस सुरंग में बम डाल देते हैं। डेसमंड किसी तरह सुरंग में आगे चला जाता है। यहाँ सुरंग में जापानी सैनिकों की आवाजावी होती है। कुछ लाशें बिखरी पड़ी होती। डेसमंड बच बचाकर सुरंग के अंदर चला जाता है। अचानक उसके सामने एक घायल जापानी सैनिक आता है। वो सैनिक डर कर छटपटाने लगता है। डेसमंड उसे शांत रहने कहता है। अपनी बैग में से कुछ बैंडेज निकालकर उसकी जख्म पर बांध देता है। वो एक दवाई उसे लगा देता है जिससे उसका दर्द कम हो जाए। वो जापानीज डेसमंड की उदारता देखते रहता है। अब रात हो चुकी है। डेसमंड किसी तरह सुरंग से बाहर निकलता है। वो सोचता है यही सही मौका है ज्यादा से ज्यादा घायलों को नीचे पहुंचा सके। वो अंधेरे में घायल साथियों को ढूंढता है, उन्हें हौसला देता है और चोटी की तरफ ले जाता है। उन्हें रस्सी से बांधकर नीचे छोड़ देता है। डेसमंड पूरी तरह थक चुका है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मेरी मदद करो, मुझे बस और एक जान बचानी है। हर बार एक एक साथियों को नीचे छोड़कर वो हर बार यही प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे बस और एक जान बचानी है। ऐसा अद्भुत कार्य सिर्फ डेसमंड के ईश्वर के प्रति आस्था और उसके देश के प्रति जुनून से ही हो सकता था।
यहाँ नीचे खड़े सैनिक भी रात भर घायलों को जीप में डालकर बेस तक पहुंचाते रहते हैं। अस्पताल के डॉक्टर उनसे पूछते हैं, इतने घायल सैनिक कहाँ से आ रहे हैं? वो कहते हैं, ऊपर चोटी से कोई पागल घायलों को नीचे भेज रहा है। कुछ तो जापानीज घायल भी थे, पर वो बच नहीं पाए। अब अगले दिन का सूरज उगता है। जापानीज सैनिक फिर से बाहर आकर घायल अमेरिको को ढूंढने लगते हैं। डेस्मंड की नजर सार्जेंट हॉल पर पड़ती है। वो उनके पास जाता है। सार्जेंट हॉल की टांग पर गोली लगी होती है और एक साथी गंभीर रूप से घायल होता है। डेस्मंड पहले उस साथी को नीचे छोड़ने जाता है। लौटते वक्त एक जापानीज सिपर डेस्मंड पर गोली चलाता है। गोली डेस्मंड के हेलमेट पर लगती है। सार्जेंट हॉल बड़ी चालाकी से उस स्नीपर को अपना निशाना बनाते हैं। डेस्मंड सार्जेंट के पास पहुंचता है। एक राइफल उठाकर कपड़े में लपेट देता है। सार्जेंट से कहता है कि वो इस पर लेट जाए, वो उन्हें खींच कर ले जाएगा। सार्जेंट हॉल डेस्मंड के हाथ में बंदूक देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वो तुरंत उस कपड़े पर लेट जाते हैं। डेस्मंड उन्हें खींच ले जाता है, लेकिन जापानीज उन्हें देख लेते हैं, उन पर गोली चलाते हैं। सार्जेंट हॉल यूं ही लेटकर उन पर जवाबी गोलीबारी करते हैं। वो दोनों चोटी के अंत पहुंच जाते हैं। डेस्मंड उसी रस्सी के फंदे से उन्हें बांध देता है और नीचे छोड़ देता है। जापानीज अब और नजदीक आ जाते हैं। डेस्मंड के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो पास में पड़ी स्मिटी की लाश को उठाकर उसी रस्सी से बांध देता है और नीचे कूद जाता है। इधर कैप्टन ग्लोर को सवेरे जब पता चलता है कि रात भर उनके यूनिट के सैनिक जख्मी हालत में नीचे लाए गए हैं और वो सब सारे ठीक है, वो हैरान हो जाते हैं जब जख्मी सैनिक कहते हैं कि उन्हें डेस्मंड ने बचाया। डेस्मंड जब नीचे कूदता है तब तक कैप्टन ग्लोर भी वहां पहुंच जाते हैं और चोटी की और आए जापानीज को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब डेस्मंड नीचे पहुंचता है। उसके साथी उसे संभालते हैं। वो अब भी सदमे में है। आसपास खड़े अपने साथी और कैप्टन ग्लोर को देखकर खुद को संभालता है। डेस्मंड को तुरंत अस्पताल भेज देते हैं। उस पर मलहम पट्टी होती। वो अपने बचाए गए साथियों से मिलता है और डॉक्टर से पूछता है कि हमारा दूसरा मेडिक कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं कि वो बच नहीं पाए। डेस्मंड बाहर बैठकर बाइबल पढ़ते रहता है। तभी कैप्टन ग्लोर उसके पास आते हैं। वो कहते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक दुबला पतला लड़का इतना बड़ा काम कर जाए। देश की सेवा में जो साहस तुमने दिखाया वो हम सबसे बढ़कर था। मुझे आशा है तुम मुझे एक दिन माफ कर सकोगे। वो आगे कहते हैं, कल हमें फिर से हेक्सा रिज पर चढ़ाई करनी है और कल शनिचर है, तुम्हारे प्रार्थना का दिन। यहाँ काफी लोग इस धार्मिक आस्था पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो तुम पर, तुम्हारे ईश्वर के प्रति आस्था पर विश्वास करते हैं। जो तुमने किया वो एक अद्भुत चमत्कार था। हम सब उसका हिस्सा थे। हमारी यूनिट तुम्हारे बिना कल ऊपर नहीं जाएगी। अगली सुबह यूनिट के सारे साथी तैयार रहते हैं। कैप्टन ग्लोर को कमांडर चीफ का मैसेज आता है कि वो इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। उन्हें 10 मिनट पहले ही हमला शुरू करना था। कैप्टन ग्लोर कहते हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं। डेस्मंड हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम सब उसकी प्रार्थना खत्म होने के बाद चढ़ाई शुरू करेंगे। डेस्मंड की प्रार्थना होते ही सारे सैनिक फिर से पहाड़ पर चढ़ाई करते, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा साहस और पूर्ण विश्वास के साथ। इस अद्भुत जोश और शूरता से वो जापानी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनके सुरंगों में बम डालकर और आग लगाकर भून देते हैं। जापानीज अब हार की कगार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ नीचे सुरंग में छुपे जापानीज अधिकारी अपनी हार और पकड़े जाने की डर से खुदकुशी कर लेते हैं। अब कुछ जापानीज सैनिक हाथ में सफेद झंडा लेकर सुरंग से बाहर आते हैं। अपनी दयनीय अवस्था में हाथ ऊपर करके कैप्टन ग्लोर, डेस्मंड और बाकी साथियों के सामने आते हैं, लेकिन यह उनकी चाल होती है। अचानक वो अपने हाथों में छुपाए बम जलाकर सामने खड़े कैप्टन ग्लोर पर फेंक देते हैं। डेस्मंड तुरंत हरकत में आकर उस बम को हाथों से दूर ढकेल देता है और नजदीक में गिरी दूसरी बम को अपनी लाश से दूर ढकेल देता है कि तभी वो बम थोड़ा आगे जाकर फूट जाता है। बाकी साथी उन दुश्मनों को भून देते हैं, लेकिन डेस्मंड घायल हो जाता है। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कैप्टन ग्लोर उसे तुरंत स्ट्रेचर में डालकर नीचे ले जाने के जब उसे उठाकर ले जाते हैं, तभी डॉस बाइबल, मेरी बाइबल कह के पुकारता है। एक सैनिक उसे सुनता है और दौड़कर जाता है। उसकी बाइबल उसी जगह ढूंढने लगता है जहाँ बम धमाके में खो गई थी। अंत में जापानी सैनिक आत्मसमर्पण करने लगते हैं। कैप्टन ग्लोर डेस्मंड के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम घर जाओगे, हम हेक्सा जीत चुके हैं। तभी वो सैनिक आकर डेस्मंड के हाथ में खोई हुई बाइबल देता है। डेस्मंड को रस्सी की स्ट्रेचर बनाकर नीचे भेजा जाता है और यही फिल्म खत्म होती है। मित्रों, ये फिल्म एक सच्ची कहानी है डेस्मंड डॉस की, उसके ईश्वर के प्रति आस्था, उसका देश प्रेम और खुद पर विश्वास की। अगर हम जिंदगी में हर काम इसी शिद्दत से कर पाए तो जिंदगी के अनमोल और हसीन पल जी पाएंगे। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।